नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलील विश्वकर्मा। तो आज का हमारा पार्ट 2 है जनसंख्या भूगोल का। इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ। मुझे सब्सक्राइबर का मैं रेशियो देखा हूँ कम है, और लाइक भी बहुत कम कर रहे हो। तो ये मेरा मेरा एक निवेदन आप सभी से, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो कहाँ कहाँ जो जनसंख्या का वितरण हुआ ये जानेंगे। क्यों हुआ है, कारण क्या थे, आर्थिक कारण जो मानवीय कारण होते हैं और भौतिकी कारण, ये सब जानेंगे। तो सामान्य परिचय में अगर देखें तो विश्व में जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो भौतिकी कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जलवायु जो हमारा क्लाइमेट है, धरातली बनावट है, तो इस अनुसार देखा जाए तो ब्लास ने सर्वप्रथम बताया था कि विश्व की, ये कोटेशन पूछा गया याद रखिएगा, 2/3 जनसंख्या 1/7 भाग मतलब 15% पर केंद्रित है, ये बोलते हैं। और जबकि सामान्य अगर देखा जाए तो जो 90% जनसंख्या है 10% स्थलीय भाग पर रहती है, ये याद रखिएगा। ये 90% जनसंख्या जो है 10% हमारे स्थलीय भाग पर रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरह से देखा जाए तो जैसे कि हमारा 90% जनसंख्या है, उसको 90 जनसंख्या है तो अगर एरिया 100% का है तो उसमें से 10% भाग पर हमारी जनसंख्या रह रही है। सामान्य परिचय में है, ब्लास बोलते हैं कि 15% पर केंद्रित है। ओवरऑल 100% अगर भूभाग है तो उसका 15% पर ही जनसंख्या केंद्रित है हमारा। तो ये 2/3 1/7 जो है, ये कोटेशन पूछा गया है विश्व की जनसंख्या, और 1/7 भाग पर 1/7 का क्या होगा, 15% होगा, केंद्रित है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो ये बाकायदा मैं मैपिंग के थ्रू लाया हूँ। यहाँ पर देखो जनसंख्या है, यहाँ विरल विरल जो है जनसंख्या है। अब विरल जनसंख्या इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है निवास बहुत कम है। अधिकतर देखोगे निवास किस एरिया में, अधिकतर जनसंख्या निवास करती है आपका, देखोगे विषुवत प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, यहीं तो जनसंख्या ज़्यादा है। शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय में, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा डेंस जनसंख्या कहाँ पर है, आपके 10% भाग पर, याद रखना। अब इसके कारण जो है 10% भाग पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो बसने योग्य हो गए हैं, जो हैबिटेबल है, जो भी बसने योग्य जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में हैबिटेबल कहा जाता है। और निर्जन जो है अनहैबिटेबल जो है वो 50% भूमि है। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन के कितने परसेंट भूमि जो है वो निर्जन है, तो वो 50% है, जिस पर देखोगे मानव लगभग निवास नहीं करता है। ठीक है, देखिए मानव निवास के लिए अनुपयुक्त, क्यों अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ वहाँ तो यार एक खूब ज़्यादा टेम्परेचर है, रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान ले लो, या तो है ना, या तो रेगिस्तान है या तो बर्फ है, शीत शीत एरिया है। जैसे सहारा मरुस्थल में कौन रहेगा, कौन रहेगा, पानी नहीं है, उपज नहीं है, संसाधन नहीं है, नहीं रहेगा। पहाड़ पर कौन रहेगा, चोटियों पर कौन रहेगा, हिमालय पर कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो ये निर्जन क्षेत्र हैं जो लगभग लगभग भूमि के 50% एरिया को कवर किए हुए हैं। क्लियर। अब देखो इतने आसानी से बता दिया कि ब्लास ने 15% बोला था, ये वाला बात, जनसंख्या 2/3 जो है 1/7 भाग पर केंद्रित है। क्लियर। हमारी जो 90% जनसंख्या वो पूरे भूभाग के 10% पर ही रहती है। और ये भी बता दिया आपको कि 50% जो है भाग निर्जन, इसके कारण जैसे कि पर्वत उसमें आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा, हिम क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका सामान्य में क्लियर हो गया। अब जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है। जैसे कि प्राकृतिक कारक, कि जनसंख्या क्यों वहां पर जाकर बसे, क्यों वहां पर जनसंख्या रहे, ये प्राकृतिक कारण हम जान लेते हैं। हम मानवीय कारक जो ह्यूमन फैक्टर है ये भी जान लेते हैं। मान लो आप अपने एरिया में हो, किस कारण से हो, ये आपको पता होगा तभी तो हो। जैसे आपके यहाँ संसाधन अच्छे होंगे तो ये मानवीय कारण है। प्राकृतिक भी संसाधन अगर अच्छे हैं, मतलब आपने जो भी प्राकृतिक संसाधन उसका उपयोग करना सीख लिया है, तो वो सुलभ मिल रहा है, तभी तो सुलभ मतलब आसानी से, है ना।
तो प्राकृतिक कारक में क्या है, जैसे कि जलवायु, जैसे कि आपके यहाँ धूप अच्छे हो रहे हैं, जलवायु में देखो तो वर्षा अच्छे से हो रही है, ठंडी गर्मी का मौसम अच्छे से है, न बहुत ज़्यादा ठंड है न बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसे भूविन्यास, लैंड फॉर्म बनावट, नदियाँ हैं, नदी किनारे बसे हो, पानी की सुविधा है ना। वैसे मिट्टी एवं खनिज, मतलब आपके यहाँ जो मिट्टी एवं खनिज है अच्छे मात्रा में, जैसे झारखंड में जाओ तो बहुत ज़्यादा लोहा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर खनिज की उपज ज़्यादा है। अपने तराई में देखो मिट्टी अच्छी है तो यहाँ पर धान गेहूँ चावल की उपज अच्छी है तो यहाँ पर मानो रहेगा। ठीक है, ये देखो 2 बार हो गया बाय मिस्टेक। तो इसके बाद से जलापूर्ति, जैसे बोला हूँ वाटर सप्लाई, आपके यहाँ नदियाँ तो वाटर सप्लाई। अब यहीं से तुलना कर लो, कोई निर्जन भूमि या पहाड़ी एरिया में वाटर सप्लाई नहीं तो वहाँ कौन रह पाएगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा तो कैसे रह पाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु, अब देखो छाँव चाहिए, प्राकृतिक वनस्पति हो तो देखो दिल्ली में वनस्पति कम है, अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल देखो तो इन्वायरमेंट, वहाँ पर देखो ज़्यादा काट के पेड़ों को बसा दिया गया तो देखो अब धूल कण जो हवा में वैसे रहते हैं, अगर ये वनस्पति रहता है तो उस पर चिपक जाते हैं, आपको शुद्ध हवा प्राप्त कराते हैं। तो वनस्पति का रहना बहुत जरूरी है, जानवरों का रहना बहुत जरूरी है ताकि पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहे। तो ये हो गए प्राकृतिक कारण, जिसके कारण मानव क्या करता है, जाके किसी भूमि पर बसता है, मतलब वितरण है, वहां पर जाके रहता है। ये कारण क्या है, प्राकृतिक है। मानवीय कारक क्या है, इसमें आपके जो हो पैसा हो, आर्थिक, आर्थिक कारक में आप देखो मानवीय में आर्थिक में देखेंगे, मतलब सामाजिक कारक सोशल फैक्टर है कि भैया व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों का, है ना। ये ऐसे कंट्री में तो आपको भेज दिया जाए, हाँ सोमालिया, अब सोमालिया में तो आपको दिन दहाड़े लूट लेंगे सब, है ना। तो एक तरह से देखा जाए भाईचारा, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, वहाँ का कल्चर आपको पसंद आया, कैसे लोग पहनते हैं कपड़ा, कैसे पहनते हैं, खाते क्या हैं, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कारक हो गया। राजनीतिक कारक, अगर वो कोई वहाँ का पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, देश अच्छा है, सारे वहाँ के नेता लोग अच्छे हैं, हाँ आपकी सारी एजुकेशन पॉलिसी सारी चीज़ें अच्छी से हो रही हैं, तब भी आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे, रूल रेगुलेशन सही है, ये सब मानवीय कारक है। ठीक है, तो ये हो गए, इस कारण से कोई इंसान जाके किसी द्वीप पर, किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में बसता है, यही कारण है। अगर ये कारण है, अगर इस कारण में कोई भी कमी आती तो इंसान जाना दरकिनार कर देता, कहता है हम नहीं जा पाएंगे, हमारे बात का नहीं है, क्योंकि वहां पर या तो मानवीय कारक कोई ना कोई गड़बड़ है या प्राकृतिक कारण। अब मान लो कोई आपको बोले हिमालय में जाकर रहना है, रहोगे नहीं, कोई कह दे आपको थार में रहना नहीं रहोगे, कोई आपको कहे सोमालिया में रहोगे नहीं, क्योंकि मानवीय कारक वहाँ पर खराब है। प्राकृतिक कारक ठीक है लेकिन मानवीय कारक खराब है, क्योंकि वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी हैं, वहाँ पर तो डाकुओं का राज है लगभग लगभग। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देके देशों का या एरिया का, क्योंकि इस कारण से आप वहाँ पर नहीं रह पाओ। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वितरण करती है तो किस कारण प्राकृतिक और मानवीय कारक तो वहाँ पर रहती है, ठीक है, या ना रहती है, ये आपको मैंने बता दिया। अब तीसरा जो हमारा इसमें पॉइंट आता है जनसंख्या का विश्व वितरण। अब जनसंख्या के विश्व वितरण में देखा जाए पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या कितनी है, 813 करोड़ हो चुकी है, अर्थात 8 अरब 13 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व में है। लेटेस्ट 2025 के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ, ये देखिए 24-25, ये आप लोग याद रखिए, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, विश्व के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अब देखो जनसंख्या का विश्व वितरण में अगर महाद्वीप वाइज देखा जाए कि किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या, ये भी पूछा गया है। अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन बना था, तो देखो एशिया में लमसम याद रखना 60% है, मतलब ये अप्रोक्स पूछा जाता है, लेकिन अभी 2025 के अनुसार जो मैं लेटेस्ट डाटा निकाला हूँ वो 58.70 हो गया। क्लियर, तो ये पहला हो गया एशिया महाद्वीप में जनसंख्या। ठीक है, दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ये देख लो आपका दूसरा नंबर पर, यहाँ पर 18.80 है, 18 पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, 19 भी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा कौन है, तीसरा पर आपका यूरोप महाद्वीप आता है, यहाँ पर जनसंख्या कितने परसेंट है, 9% है। चौथा कौन आता है, चौथा पर आपका उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, चौथा पर आप, पांचवा पर आप यहाँ पर चौथा पर उत्तरी अमेरिका में कितनी जनसंख्या, 7.50% है, और दक्षिणी अमेरिका में कितनी जनसंख्या है, ये 5.30% है। ओशिनिया में कितना है, यहाँ पर तो 0.60% जनसंख्या है। ये लेटेस्ट आपका जो है महाद्वीप के अनुसार, ओशिनिया जो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब ओशिनिया में आते हैं।
तो ये हो गया आपके अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये हो गए। अवरोही क्रम में अगर लिख लो आप लोग तो ऐसे देखो, थोड़ा साफ सफाई हो जाए। अब अवरोही क्रम में पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, ऐसे देखो। तो पहला पे एशिया हो गया, एशिया आप यहाँ पर लिखोगे। एशिया के बाद से आप लिखोगे यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका के बाद से आप लिखोगे यूरोप। यूरोप के बाद से लिखोगे यूएसए या उत्तरी अमेरिका, माफ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, यूएसए नहीं होगा। फिर से दक्षिणी अमेरिका, फिर से आप लिखोगे यहाँ पर ओसेनिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, सीक्वेंस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया। तो विश्व में जनसंख्या वितरण में हमने देख लिया कि किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश देख लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर 2025-26 में बना था, आपको याद हो अगर आपने दिया है तो। इसमें सीक्वेंस पूछा था कि टॉप जो है बैठाना था क्रम, और देश का नाम दे रखा था कि टॉप जो है 24 के अनुसार टॉप 5 कंट्रीज कौन है। तो देखो इसमें अगर टॉप 10 हम बता देते हैं, भारत पहला पर है, दूसरा पे चीन है, तीसरा पे यूएसए, चौथा पे इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान है, छठवां पे नाइजीरिया, सातवां ब्राजील है, आठवां पर बांग्लादेश है, और नौवां पर रूस है, 10वां पर मैक्सिको। मैपिंग के अनुसार अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो पहला पर यहाँ पे इंडिया है, हमारा भारत प्यारा देश। दूसरा पर चाइना यहाँ पर आ गया। तीसरा पर आपका यहाँ पर आ जाए यूएसए आ गया। चौथा पर आप देख लो यहाँ इंडोनेशिया, ये पूरा एरिया इंडोनेशिया का जनसंख्या में। पांचवा पर हमारा पाकिस्तान पड़ोसी आ गया, और छठवां पर यहाँ पर नाइजीरिया आ गया, सातवां पर यहाँ पर ब्राजील आ गया, और आठवां पर यहाँ पर बांग्लादेश। उसके बाद से नौवां पर रसिया, इतना बड़ा रसिया का क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा, और 10वां पर मैक्सिको है। तो हमने जाना कि विश्व में जो जनसंख्या है वो किस देश में कितनी है, ये टॉप 10 कंट्री जान लिया। अब देख लेते हैं कि क्षेत्र वाइज कि संपूर्ण जो विश्व में जनसंख्या है 4 श्रेणियों में विभक्त की जाती है, ये भी पूछा जाता है। ये देखो एक दूसरे के ये पार्ट हैं। तो अब क्षेत्र वाइज में देख लो, इसे अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया गया। इसमें देखा जाता है अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र, अल्प या अल्प कहा जाता है, इसे कह लो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, फिर से निर्जन या बिना बसे वाले क्षेत्र जो होते हैं, जैसे इसमें अभी बता देता हूँ आपके, जो सहारा मरुस्थल आएंगे, जो आपके ध्रुवी प्रदेश आएंगे, इसमें जनसंख्या ना के बराबर होती है निर्जन, जैसे अंटार्कटिका आएगा। तो ये हो गया। अब चलो देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में। अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं ये देख लेते हैं वितरण में। इसमें 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब उत्तरी गोलार्ध हम क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि देखोगे अभी नाम तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो ये 3 विशाल जनसमूहों में बसा हुआ है। अब ये 3 विशाल जनसमूहों में अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या इसके उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, 10% जो है साउथ में पाई जाती है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर। अब देखो इसमें क्या था, पूर्वी दक्षिणी जो है तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया पहला हो गया, ये कामा नहीं है। दूसरा हो गया उत्तरी पश्चिमी या मध्यवर्ती यूरोप। अब देखो ये सब उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी एवं उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, तीनों याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, इसमें ही ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें चाइना, भारत ये सब आ जाते हैं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब आते हैं। ठीक है, 3 हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब इसका मैपिंग भी दिखाऊंगा। मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र में देखो एशिया के पश्चिम देश, जैसे टर्की वाले क्षेत्र है ना पश्चिम में। अब देखो ये हो गया पहला पश्चिम। दूसरा इसमें आता है क्षेत्र मैक्सिको का, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, चौथा पर अफ्रीका इसमें आ जाता है, फिर से पांचवा पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु जो है मानव के अनुकूल उतना नहीं है जितना एशिया के पूर्वी भाग में है। तो देखो जैसे कि अफ्रीका में देख लो इतना कठिन जलवायु है ना। दक्षिणी अमेरिका में भी जलवायु कठिन है, न्यूजीलैंड में भी कठिन है, ऑस्ट्रेलिया में भी कठिन है, देखे होंगे आप। तो देखा जाए तो एशिया के पश्चिमी देश में जनसंख्या रहती है, और अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा थोड़ा जनसंख्या रहती है, और मैक्सिको में। दक्षिणी अमेरिका में जो देखोगे तो कई देश हैं जो वहाँ पर जनसंख्या, जो लैंड भूमि ज़्यादा है जनसंख्या कम है देखा जाए तो। तीसरा अल्प एवं अत्यल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब लो एंड वेरी लो पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड एरिया कौन है,
अब देखो ये कौन होते हैं जिसमें कटे फटे, इसका देखो परिभाषा जानो, जिसमें पहाड़ होते हैं कटे फटे, वहां लोग बसे होते हैं, हाँ, पठार होते हैं, है ना। जैसे कनाडा यूरेशिया के टैगा वन में जो लोग पाए जाते हैं, जो निवास करते हैं, वो अल्प क्षेत्र में आते हैं। एशिया में पश्चिमी चीन में जो निवास करते हैं, तिब्बत में जो निवास करते हैं, मंगोलिया में, एशियाई रूस में जो निवास करते हैं, ये अल्प क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। निर्जन एवं बिना बसे हुए क्षेत्र कौन होते हैं, देखो इसमें अति शीत प्रदेश, अंटार्कटिका महाद्वीप बताया आपको शुरू में, अति शुष्क, जैसे कि अति शुष्क में ले लो सहारा, अति उष्णार्ध जो होता है ये उष्णार्ध है, ये गलत दिखा गया प्रदेश, और अति ऊंचे पर्वतीय, जैसे अपने हिमालय कोई नहीं रहेगा, तो ये निर्जन क्षेत्र है। अति उष्णार्ध में बहुत गर्मी होगा, वहां पर कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या वाला, जैसे आपको गिनाया हूँ, है ना। अब यहाँ पर देख लो कि ये पूरा भारत वाला एरिया उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र, चीन वाला उच्च, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया पूछा जाता है, सबसे जनसंख्या कहाँ तो यहीं पर होती है, ठीक है। फिर से इसमें देख लो कि गिना जाता है, तो ये यूरोप का एरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या, है ना। तो पहला वाला में ये, फिर से यहाँ पर यूएसए का, तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला में देख लो आप लोग यहाँ पर, ये मध्यम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, ये मध्यम, पूरा जो थोड़ा पीला ज्यादा डार्क है, ये मध्यम मध्यम वाले क्षेत्र। यूरोप में भी पश्चिमी एरिया जो होता है एशिया का पाया जाता है, ये पूरा टर्की वाला एरिया आ गया, है ना। ये आपका हो गया अरब वाला एरिया। ये देखो पूरा मध्य अफ्रीका हो गया देश, यहाँ पर देखोगे ये दक्षिणी अमेरिका के जो देश हो गए लगभग, देख रहे हो ना यहाँ पर ये सारे। ये फिर से ऑस्ट्रेलिया कुछ ये वाले भाग हो गए, ये पूर्वी वाले भाग, न्यूजीलैंड हो गया। तो अल्प जनसंख्या वाला यहाँ पर देखो मैं लिखा भी था, ये वाला एरिया देखो यहाँ पर है ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये मध्यम जो जनसंख्या है, क्लियर। देखो मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, जैसे कि अल्प में देखो, ये देखो इसका जो अल्प है थोड़ा सा डार्क व्हाइट है, एकदम जो मतलब निर्जन है एकदम ज्यादा व्हाइट है, जो थोड़ा फीका है जो अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब देखो, अब देखोगे अल्प जनसंख्या में, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, ये देखो दक्षिणी जो आपका अफ्रीका है, वहां पर देखो ये सारे देश जो हैं। फिर से यहाँ पर देखोगे चिली के नीचे वाले भाग में, फिर से आप यहाँ पर देख लो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में थोड़ा पश्चिमी किनारे पर ये वाला एरिया पूरा अल्प है ना, अल्प जनसंख्या रहती है। फिर से यहाँ पर पूरा ये रूस वाला हिस्सा देख लो, कनाडा वाला हिस्सा देख लो, ये अल्प जनसंख्या। देखो यहाँ पर मैं अल्प में एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, देखो तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, एशिया का रूस में बता दिया अल्प में, चीन हो गया, ये क्या है अल्प में। देखो माइंड मैपिंग में बता रहा हूँ आप लोग, इससे आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मंगोलिया वाला चीन वाला पश्चिमी एरिया हो गया, ये अल्प है। अब देखो इतना एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। अब देखो यहाँ पर निर्जन जो बिना बसे हुए क्षेत्र हैं, अब निर्जन बिना बसे हुए क्षेत्र कौन कौन है, जैसे कि आपको बताया हूँ, ये देख लो पहला पर आ गया अंटार्कटिका, दूसरा पर आ गया जो आपका ग्रीनलैंड, है ना, ये हो गया। तीसरा आप देखो सहारा हो गया। फिर से अपने भारत में देख लो जो थार मरुस्थल हो गया, ये लगभग वो निर्जन है ना। अब फिर से यहाँ पर पूरा देखो ध्रुवीय क्षेत्र हो गया उत्तर का, ये क्या है, निर्जन क्षेत्र है, यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो हमने देखा क्षेत्र वाइज माइंड मैपिंग के तहत कि पूरे विश्व में 4 भागों में जनसंख्या को बांटा गया है। एक जो है अधिक जनसंख्या वाला, दूसरा जो है मध्य जनसंख्या वाला, तीसरा जो है आपका अल्प जनसंख्या, और चौथा निर्जन है। मैंने इसको कवर आपको करा दिया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जनसंख्या घनत्व क्वेश्चन पूछता है कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। देश के अनुसार भी पूछता है कि किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। चलो माइंड मैपिंग के तहत इसको भी देखते हैं। अब इसमें देखो अवरोही क्रम में महाद्वीप का देखा जाए तो एशिया में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है जनसंख्या का, दूसरा पर अफ्रीका, तीसरा पर यूरोप, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका एवं कैरेबियन देश आते हैं, पांचवा पर उत्तरी अमेरिका, और फिर से जो है ओशनिया। ये हो गया आपके माइंड मैपिंग के तहत जनसंख्या के महाद्वीप के अनुसार। महाद्वीप के अनुसार दिखा देता हूँ आपको। पहला पर अपना एशिया महाद्वीप, ये पूरा आ गया, ये पूरा कवर, क्लियर। दूसरा पर आपका अफ्रीका महाद्वीप आ गया, ये दूसरा पर। तीसरा पर यूरोप आ गया, ये पूरा यूरोप का हिस्सा। दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन में ये देख लो आपका ये हो गया, ये पूरा पूरा दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन में हो गया। उसके बाद से आपका होता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर फिर से आता है ओशनिया, तो ये हो गया पूरा आपका उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका ओशनिया,
इसे ओसेनिया या ओसेनिया कहा जाता है, आप लोग ओसेनिया याद रखिएगा। तो ये तो हो गया कि अब अवरोही क्रम में इसको हम रख लें, थोड़ा और आपके लिए आसान कर दूं, बड़े से छोटे की ओर। तो एशिया आ गया आपका, फिर से आ गया आपका जो है, दूसरे पर आप देख लो अफ्रीका आ गया, तीसरे पर आपका हो गया यहाँ पर यूरोप, ये देख लो आपका यूरोप हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है यूरोप तीसरे पर। चौथे पर ओशिनी यहाँ पर हो गया कैरेबियन और अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर कैरेबियन ले लो, कैसे आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर से पांचवा पर हो गया यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और छठवां पर ओशिनिया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर हो गया आपका। यहाँ तक आपने अवरोही क्रम में जान लिया। अब अगर आरोही पूछे, मतलब कम से ज्यादा करो, तो ओशिनिया आपको हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और ये हो गए 6। तो इसे आप लोग अवरोही आरोही एक ही याद कर लोगे तो आरोही से अवरोही बन जाता है, ठीक है। अवरोही मतलब होता है, बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे, बढ़ते से घटते, मतलब सबसे ज्यादा किसका। आरोही मतलब होता है कि सबसे कम किसका, क्लियर। तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो। अब देखो देश अनुसार देखा जाए घनत्व, तो ये देखो मकाऊ हो गया, फिर से मोनाको हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, जिब्राल्टर, बहरीन, ये मालदीव, माल्टा, बांग्लादेश। ये क्या है, देश के अनुसार देखा जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, तो यहाँ पर देखो आपका मकाऊ ये यहाँ पर है। ये देखो एक तरह से देखा जाए 3 का एरिया है। फिर से इसके बाद से दूसरा पर मोनाको, मोनाको देख लो आपका यहाँ पर है मोनाको। आप देखोगे तो यूरोप महाद्वीप में दूसरा पर, तीसरा पर आपका सिंगापुर, यहाँ पर देखोगे आपका सिंगापुर है तीसरा पर, चौथा पर हांगकांग, ये भी देखो एक तरह से चाइना का ही अंतर्गत है। फिर से जिब्राल्टर देख लो, जिब्राल्टर यहाँ पर है, जिब्राल्टर संधि पड़े हो ना, अफ्रीका और यूरोप को ये भूमध्य सागर अलग करता है, तो ये जिब्राल्टर। फिर से बहरीन, बहरीन देख लो, ये आपका जो है अरब कंट्री में एक देश है। फिर से मालदीव, मालदीव देखो अपना अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, भारत के साथ रिश्ता खराब कर रहा था, तो मालदीव। माल्टा देख लो यहाँ पर भूमध्य सागर में, इटली के नीचे, ठीक है। फिर से बांग्लादेश, बांग्लादेश देख लो आपका अपने पड़ोसी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है अवरोही क्रम में जनसंख्या का। ऐसे पूछता है कई बार, तो दक्षिणी एशिया में तो बांग्लादेश होता है, दक्षिणी एशिया में अगर देश देता तो बांग्लादेश याद रखना, क्योंकि ये देखो टॉप कंट्री में है, इसका नाम है। अभी तो और कंट्रियां हैं, लेकिन मैं इतना ही रखा हूँ जो अवरोही क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखो पहला पर है, ये अवरोही क्रम, इसे हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है अवरोही क्रम सबसे ज्यादा। तो ये मैप के अनुसार भी आपको बता दिया कहाँ कौन देश है। आप लोग ऐसे एक बार हटा देता हूँ, आप लोग साफ से देख लो और इसका आप मैप बना के लिख लो। अब चलिए जनसंख्या घनत्व के प्रकार देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आता है जनसंख्या घनत्व के प्रकार में अंक गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, इसका जो डिफिनेशन पूछा था, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, पोषक और पौष्टिक घनत्व। तो देखो अंक गणितीय घनत्व क्या होता है, प्रदेश की जो कुल जनसंख्या, मतलब आपके प्रदेश में कितनी जनसंख्या, आपके क्षेत्र में कितनी जनसंख्या, तो ये याद रखना। अंक गणितीय में प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल, जैसे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल के हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा अंक गणित जो है अंक गणितीय घनत्व निकल आता है। अब देखो जब घनत्व पूछा है तो हम जब प्रदेश की बात हो रही तो हम भारत के राज्य के घनत्व का अवरोही क्रम देख लेते हैं, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, ठीक है, चौथा उत्तर प्रदेश, ये पांचवा हरियाणा। ये जो सिक्वेंस मैंने लिख रखा, आप एकदम ट्रस्ट करके आंख मूंद के लिख लो। केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा 11,320, आप लोग संख्या भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो। चंडीगढ़ 9,258, पुडुचेरी 2,547, दमनदीप 2,191, लक्षद्वीप 2,149। ये हो गए हमारे जो है स्टेट वाइज और केंद्र शासित प्रदेश वाइज आपके घनत्व। तो अंक गणितीय के घनत्व कैसे निकालते हैं बताया हूँ, किसी प्रदेश की जनसंख्या उसका जो है क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब देखो सबसे कम घनत्व प्रदेश और राज्य वाइज देख लेते हैं, केंद्र शासित भी देख लेते हैं। तो देख लो इसमें मैंने मिला के लिखा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व है 7, 17 माफ कीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप ये देखो केंद्र शासित है, ये राज्य वाइज।
ये राज्य है, ये अंडमान केंद्र शासित है। ठीक है, तो यहाँ पर 46, क्योंकि मैंने मिला के इसलिए लिखा है सीक्वेंस, कभी कभी ये मिला के पूछता है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, मणिपुर 122। भारत का पूरा घनत्व कितना है? 382। ठीक है, अब देखो हमने राज्य वाइज मैंने देखा, तो मैप में भी देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य देखा बिहार, उसके बाद से दूसरा कौन आया हमारा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर देख लो। तीसरा कौन आया हमारा? इसके बाद से तीसरा कौन आएगा? ये देखो केरल। राज्य वाइज देख रहा हूँ, चौथा पर उत्तर प्रदेश, पांचवा पर हरियाणा। क्लियर। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश वाइज, तो यहाँ पर ये भी देख रहा था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये पहला पर है दिल्ली, केंद्र शासित में पहला पर घनत्व में। ठीक है, दूसरा कौन है हमारा? यहाँ पर देखो चंडीगढ़ दूसरा पर है, ये चंडीगढ़ दूसरा पर। और तीसरा कौन है हमारा घनत्व में? यहाँ पर देखोगे ये पंडुचेरी है, पंडुचेरी होगा तीसरा पर। पंडुचेरी, जी हाँ पंडुचेरी है, ये पंडुचेरी तीसरा पर हमारा है। चौथा पर हमारा देख लो, ये हो गया दमन और दीव चौथा पर। अब पांचवा पर देख लो हमारा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हूँ, ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अपना यहाँ पर होगा, छोटा सा ये हो गया पांचवा पर। तो हमने देखा राज्य वाइज अभी, और फिर से हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश वाइज जनसंख्या। क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। ये देखो सीक्वेंस ही मैंने मैपिंग के अनुसार आपको बताना शुरू किया, पूरा एकदम मजा आ जाएगा आपको। मतलब अगर पढ़ लियो पेपर में एकदम ऐसे ही प्लस होगा सामने, क्योंकि हाँ सर ने यहाँ पढ़ाया था। अब हमने क्या बात किया था यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश वाइज और क्या है राज्य वाइज मिला कभी पूछता है, सबसे कम घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये देखो पहला पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, पहला पर। दूसरा पर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर देख लो अंडमान हमारा सबसे नीचे भाई यहाँ पर है, ये 46 सत्तर अरुणाचल पर दूसरा। और तीसरा पर हमारा आएगा क्या? ये यहाँ पर निकोबार आता है, ये अंडमान के नाम से है। ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछा है। ये देखो अंडमान निकोबार इसमें लिखा है, तो नीचे दक्षिण में क्या है? निकोबार। तो अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो 46 से ये आपका हो गया 46 दूसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप। और तीसरा क्या आ गया अपना? मिजोरम। तो मिजोरम अपना ही भाई है तीसरा पर। चौथा पर आ गया क्या? सिक्किम। तो हमारा सिक्किम भाई साहब यहीं पर है चौथा पर। पांचवा पर आ गया नागालैंड। अब यहाँ पर देखो नागालैंड हमारे यहाँ पर है। छठवां पर आ गया मणिपुर, मणिपुर हमारे यहीं पर है। तो ये हो गया क्या? सबसे कम, मतलब अगर देखा जाए आरोही क्रम, आरोही क्रम में देश के राज्य की जनसंख्या घनत्व और केंद्र शासित का मैंने मिला के बता दिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ तक आपका भारत का ओवरऑल, भारत का पूरा घनत्व कितना है? ये पूरा भारत का अगर ले लोगे तो हमारा पूरे भारत का घनत्व कितना? 382। ये सब किसका सेंसस है? ये 2011 के अनुसार मैं सारा बता रहा हूँ। जो 25 के अनुसार है वो मैंने विश्व का बताया है। ठीक है, भारत का जो है ये 25 के अनुसार नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत का 25 के अनुसार नहीं माना जाएगा डाटा। जो माना जाएगा 2011 के अनुसार अभी चलेगा। जब नया जनसंख्या गणना हो जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो हमने जान लिया भारत का जनसंख्या घनत्व, तो ये सब क्योंकि हमने वहाँ पर अंकगणितीय घनत्व जाना है किसी राज्य की जनसंख्या बटे क्षेत्रफल से। अब कायिक घनत्व देख लेते हैं। कायिक घनत्व क्या होता है? ये अंकगणितीय घनत्व का परिमार्जित रूप है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कायिक घनत्व किसका परिमार्जित रूप है? अंकगणितीय का। ये अधिक सार्थक तथा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि, मतलब अगर कोई प्रदेश है तो उसमें पूरा कृषि योग्य भूमि होगा नहीं, कुछ ही होगा। तो जितना है उस भूमि से, कृषि योग्य मतलब जो कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के अनुकूल है, उस भूमि से हम प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? कायिक घनत्व। क्लियर?